हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरिफ खान। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशन का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। ठीक है ना? तो हेनरी का नियम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, कोई भी अगर हम लिक्विड लेते हैं और उसमें गैस को डिसॉल्व करते हैं तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो उसके प्रेशर पर डिपेंड करती है। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड। द्रव की सतह के ऊपर गैस का दाब जितना अधिक होता है उस द्रव में गैस की विलयता उतनी ही अधिक होती है। इसलिए हमने देखा था कि द्रव में गैस की विलयता द्रव की सतह पर उपस्थित गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब द्रव में गैस की विलयता को हम द्रव्यमान मॉस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये द्रव का इकाई आयतन यूनिट वॉल्यूम हो जाए और इसमें जो गैस घुलेगी उसका द्रव्यमान, उसका मॉस यम हम मान लें। ठीक है, यम द्रव्यमान की जो गैस है या गैस का यम द्रव्यमान गैस के इकाई आयतन यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व हो गया है। और यहाँ पर साम्य, गतिक साम्य स्थापित हो गया। गतिक साम्य का मतलब जितना तेजी से गैस द्रव में घुल रही उतने तेजी से द्रव में घुली हुई गैस बाहर आ जा रही। सॉल्यूशन फेज और लिक्विड फेज दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। तो हम देखेंगे कि गैस का दाब जितना अधिक होगा द्रव में गैस का द्रव्यमान उतना ही अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं मॉस गैस का द्रव्यमान विलायक इकाई आयतन में घुली गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाए तो स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली गैस का द्रव्यमान उस विलयन की सतह पर उपस्थित साम्य अवस्था में गैस के दाब के समानुपाती होता है। At constant temperature, mass of gas dissolved in a unit volume of liquid is directly proportional to pressure of gas present in equilibrium with liquid. कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व गैस का जो मॉस होता है, मॉस मान लीजिए स्मॉल यम है। यम क्या है? यम मॉस लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम में डिसॉल्व हुआ किस पर? इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम किसमें? वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ यहाँ पर तो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में मॉस ऑफ गैस डिसॉल्व जितनी है वो कितना है? स्मॉल यम है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर ऑफ द गैस के। इक्विलिब्रियम की स्टेट में जो प्रेशर है गैस का वो मॉस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर यम क्या है? मॉस ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। पी क्या है? प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, के एक समानुपाती नियतांक आ जाएगा। जो के की मैग्नीट्यूड होती है वो किस पर डिपेंड करती है? गैस की नेचर पर, गैस की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर और प्रेशर पर, ताप पर, टेम्परेचर पर। मैग्नीट्यूड ऑफ यम डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अब देखिए, गैस की सॉल्युबिलिटी को हमने मॉस में रिप्रेजेंट कर दिया, द्रव में गैस की विलयता को हमने द्रव्यमान में व्यक्त किया। इसी तरह से द्रव में गैस की विलयता को हम मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी गैस का जो मोल प्रभाज होता है उसको हम जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया? गैस का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो हम ये पाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी क्या होगा? प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो मोल प्रभाज जितना यहाँ पे जितना गैस का मोल डिसॉल्व हुआ है उसको हम ले सकते हैं मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो मोल फ्रैक्शन गैस का, विलयन में गैस का मोल प्रभाज दाब के समानुपाती। कौन सा दाब? जो
लिक्विड की सतह पर गैस के द्वारा लग रहा है। तो गैस की सॉल्युबिलिटी को यहाँ पर हम किसमें व्यक्त कर रहे हैं, मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन में। तो और क्या पा रहे हैं कि जितना विलयन में सॉल्यूशन में गैस का मोल प्रभाज मौजूद होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, द्रव की सतह पर मौजूद गैस के, उस गैस के दाब के। तो यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस ऑफ प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड। विलयन में घुली गैस का मोल प्रभाज द्रव की सतह पर उपस्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर यहाँ पर कई गैसें हों, मान लिया एक गैस हो ए, दूसरी गैस हो बी, तीसरी गैस हो सी, तो अब गैस का जो दाब होगा वो गैस के आंशिक दाब के पदों में व्यक्त किया जाएगा। अगर कई गैसें हो, मान लिया गैस ए, बी और सी, अब किसी गैस का जो दाब होगा, प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। जैसे मान लिया गैस ए है तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, पी ए। गैस बी है तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना माना जाएगा, पीबी। गैस सी होगी तो उसका पार्शियल प्रेशर पीसी हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर किसी गैस का आंशिक दाब अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, किसी गैस का आंशिक दाब, मान लिया गैस ए है, उसका आंशिक दाब, उसका पार्शियल प्रेशर निकालना है। तो पहले आप देखना पड़ेगा कि कितनी गैसें हैं, मान लीजिए 3 गैसें हैं इस मिश्रण में, इस मिक्सचर में, ए, बी और सी। तो कुल गैसों का, मिश्रण में उपस्थित कुल गैसों का हम कुल दाब लेंगे, टोटल प्रेशर ऑफ गैस लेंगे जितना मिक्सचर में मौजूद होगा। ठीक है ना। अब ये देखेंगे कि गैस ए का कितना मोल है और फिर उसके बाद देखेंगे टोटल मोल कितने हैं। तो जैसे गैस ए का आंशिक दाब निकाल रहे हैं तो क्या हुआ, गैस ए का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, ऐसे लिख देंगे पी ए, मतलब क्या होगा, गैस ए का आंशिक दाब। अब जिस गैस का आंशिक दाब, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल, उसके मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, यहाँ पे देखो यन क्या, स्मॉल यन, गैस के मोल की संख्या है। कौन सी गैस, ए का आंशिक दाब, ए का पार्शियल प्रेशर निकालने जा रहे हैं, बटा अपॉन क्या करेंगे, टोटल मोल्स, कुल मोल, ए का मोल, बी का मोल और सी का मोल, कुल मोल, टोटल मोल्स नीचे। अब इस मिश्रण में मौजूद सभी गैसों का जितना दाब है, प्रेशर है, टोटल प्रेशर यहाँ लेंगे। ठीक है। तो इस गैस ए का आंशिक दाब हमें इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है। अब ये जो टर्म है यहाँ पर, गैस के मोल, जिस गैस का आंशिक दाब निकालने बटे कुल मोल, टोटल मोल, यह जो टर्म होगा यह हमें क्या बताएगा, द्रव की सतह पर यानी वेपर फेज में क्या बताएगा, वेपर फेज में निवाष्प प्रावस्था में उस गैस का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन बताएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द एयर, वायु में गैस का मोल प्रभाज बताएगा। ठीक है। अब जैसे मान लिया बी, गैस बी का आंशिक दाब निकालना है, गैस बी का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो ऐसे लिख देंगे पीबी, ये क्या हो गया, गैस बी का आंशिक दाब। अब इसके मोल कहाँ लिखे जाएंगे, ऊपर, बी के मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है। कुल मोल और गुणे कुल दाब, टोटल प्रेशर। इस तरीके से, इस फॉर्मूला से गैस बी का आंशिक दाब निकल जाएगा। अब यह जो टर्म होगा यह हमें क्या बताएगा, बी का इस मिश्रण में, ये हवा में यानी लिक्विड की सतह पर, यहाँ पर क्या बताएगा, बी का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताएगा। ठीक है ना। अब जैसे गैस सी का आंशिक दाब निकालना है तो ऐसे उसको भी निकाल सकते हैं, पीसी हो जाएगा गैस बी का आंशिक दाब, सॉरी गैस सी का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर। तो गैस सी के मोल ऊपर लिखे जाएंगे बटे टोटल मोल, कुल मोल गुणे कुल दाब। यह जो टर्म होगा वो हमें क्या बताएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस सी इन द एयर, हवा में मौजूद गैस सी का मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज बताएगा। ठीक है ना। तो अब हमने क्या देखा कि इसमें से जिस गैस का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा, पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका हमने बता दिया। ठीक है ना। अब जिस गैस का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा, जिस गैस का आंशिक दाब अधिक होगा, उसकी इस द्रव में, इस लिक्विड में विलयता, सॉल्युबिलिटी अधिक होगी। तो हमने क्या देखा, सॉल्युबिलिटी अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म में व्यक्त की जाए तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन में जितनी गैस डिसॉल्व हो गई उसकी
हम क्या करें, उसकी सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो क्या पाते हैं, यह पाते हैं कि गैस का मोल फ्रैक्शन उस गैस के सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन उस गैस के पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन भी उतने ही अधिक होगा। ठीक है, तो अब इसी को हम कॉमन फॉर्म में ले लेते हैं हेनरी के नियम, हेनरीज लॉ में। अब हेनरी लॉ यहाँ पे क्या बन जाता है कि हेनरी लॉ यहाँ पे ये बन जाता है कि पार्शियल प्रेशर को इधर कर देंगे, मोल फ्रैक्शन को इधर कर देंगे। यानी हमने क्या देखा कि किसी गैस का पार्शियल प्रेशर जितना अधिक होता है, पार्शियल प्रेशर कहाँ होगा, लिक्विड के सरफेस पर, द्रव की सतह पर। जैसे मान लिया गैस ए का पार्शियल प्रेशर यहाँ सबसे ज्यादा है, तो उस पे हम क्या करेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी गैस में लिक्विड में सबसे ज्यादा होगी। और लिक्विड में जब गैस घुलेगी सॉल्यूशन बन जाएगा, तो इस सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। अब मान लेते हैं बी का पार्शियल प्रेशर कम है, तो यह ए की तुलना में कम डिसॉल्व होगी यहाँ पर, तो बी का मोल फ्रैक्शन ए से कम होगा। अब सी का पार्शियल प्रेशर और कम है, तो इस सॉल्यूशन में सी के मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज और कम होंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब, सुनिएगा, वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही हेनरी का नियम बन जाता है। क्या बन जाता है कि वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं वेपर फेज में गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब, और यक्स क्या है, विलयन में उपस्थित गैस का मोल प्रभाज। यहाँ पे जीटा क्या है, ये जीटा बना जाता है, जीटा है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बनेगा, मिलेगा, इसी को कहा जाता है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक कहेंगे। ठीक है ना। अब देखो जो KH होता है उसकी यूनिट की अगर हम बात करें हेनरी कांस्टेंट की, तो यहाँ देखो जो ये x क्या है, जीटा क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो यहाँ पर इसकी जब कोई यूनिट नहीं होगी तो पार्शियल प्रेशर की जो यूनिट आएगी, यूनिट किसकी, पार्शियल प्रेशर की, वही यूनिट किसकी हो जाएगी, हेनरी कांस्टेंट की, हेनरी नियतांक KH की। अगर इसकी यूनिट क्या होगी, पार्शियल क्या नाम है, प्रेशर की, यहाँ पार्शियल प्रेशर की यूनिट अगर देखिए एटीएम होगी, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, तो KH की भी यूनिट क्या होगी, वायुमंडल, एटीएम। अगर इसकी यूनिट बार होगी तो KH की भी यूनिट क्या होगी, बार होगी। अगर इसकी यूनिट किलो बार होगी तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, किलो बार होगी। अगर इसकी यूनिट पार्शियल प्रेशर की यूनिट अगर मिलीमीटर Hg होगी तो हेनरी कांस्टेंट की यूनिट भी क्या होगी, मिलीमीटर Hg होगी। ठीक है ना। अगर पार्शियल प्रेशर की यूनिट टॉर आएगी तो KH की यूनिट भी टॉर होगी। ठीक है, टॉर में लेंगे क्योंकि यहाँ x का कोई यूनिट नहीं होता, x का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो जो यूनिट पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब की वही यूनिट हेनरी कांस्टेंट की होती है। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस के मोल फ्रैक्शन में और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक सीधी रेखा, सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ पे इस सरल रेखा का जो ढाल होगा, स्लोप होगा, ठीक है, वो किसको बताएगा, KH को। स्लोप इक्वल टू tan थीटा होगा, ये y/x, y की वैल्यू यहाँ से लेंगे p, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा ये, और यहाँ से क्या नीचे क्या रखेंगे, x, यानी मोल फ्रैक्शन की यूनिट। अब p/x क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा। इस इक्वेशन से देख लीजिए
P अपॉन x क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा। ठीक है, KH का हेनरी कांस्टेंट। तो हम क्या देख रहे हैं कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जो गैस होती है उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है वो KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर KH का मैग्नीट्यूड अधिक होगा तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर KH का मान अधिक होगा तो सॉल्युबिलिटी गैस की विलेयता कम होगी। अगर KH की यूनिट कम है तो सॉल्युबिलिटी गैस की द्रव में सॉल्युबिलिटी अधिक होगी। ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हायर द वैल्यू ऑफ KH लो इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। ठीक है ना। अगर KH अधिक है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम होगी। अगर KH का मान अधिक होगा तो द्रव में गैस की विलेयता कम होगी। अगर KH कम है तो गैस की द्रव में विलेयता अधिक होगी। ठीक है। अब जैसे कुछ गैसों के लिए KH की वैल्यू किलो बार में यहाँ पर दी गई है। यहाँ देखो हीलियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हीलियम के लिए KH की वैल्यू 144.97 किलो बार होती है। नाइट्रोजन के लिए KH की वैल्यू 76.48 किलो बार होती है। हाइड्रोजन के लिए 69.16 किलो बार, ऑक्सीजन के लिए 34.86 किलो बार होती है। तो यहाँ पर देखो हीलियम गैस के लिए KH का मैग्नीट्यूड, KH का मान सबसे अधिक है। तो अगर इसको हम पानी में घोलेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी इन चारों में सबसे कम होगी, क्योंकि हमने क्या बताया, KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। और X क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन क्या बताएगा, सॉल्युबिलिटी को बताएगा। तो हीलियम के लिए KH सबसे अधिक है तो उसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पर सबसे कम होगी। और ऑक्सीजन के लिए KH की वैल्यू सबसे कम है इन चारों में से। तो इन चारों में ऑक्सीजन की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी सबसे अधिक हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने KH के बारे में थोड़ी सी बातें किया। अब देखिए, अब हम हेनरी के लॉ का कुछ एप्लीकेशन देख लें, हेनरी के नियम का कुछ अनुप्रयोग देख लें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, इस्तेमाल कहाँ पर होता है, अपने हम डेली लाइफ में हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे देखे होंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स में या जो भी शीतल पेय पदार्थ बेवरेजेस होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, उच्च दाब हाई प्रेशर पर बोतलों में बंद कर दिया जाता है। हमने क्या बताया कि प्रेशर जितना अधिक होगा लिक्विड में गैस की विलेयता उतनी ही अधिक होगी। जब यहाँ पर ढक्कन खोला जाता है तो इसमें घुली हुई गैस बुलबुलों के साथ ऊपर आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि जब गैस सॉल्यूशन फेज से वेपर फेज में आती है तो हीट इवॉल्व करती है। जब भी कोई गैस विलयन अवस्था से वाष्प अवस्था में बाहर जाती है तो गैस उष्मा निकलती है। तो उच्च दाब पर हम गैस को यहाँ पर क्या किए हुए हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल में बंद किए हुए हैं। लेकिन जब ढक्कन खोलते हैं तो दबाव, प्रेशर कम हो जाता है और गैस तेजी से क्या होती है, दबाव कम होने की वजह से गैस तेजी से बाहर बुलबुलों के रूप में निकलने लगती है। ठीक है। अब देखिए, जो गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले गोताखोर होते हैं वो अपने साथ श्वसन मिश्रण में, रेस्पिरेटरी मिक्सचर्स में क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाकर के ले जाते हैं। क्यों ऐसा है, ताकि नाइट्रोजन के विषैले प्रभाव को कम किया जा सके। देखिए होता क्या है कि जब गोताखोर गहरे समुद्र में गोता लगाते हैं तो जैसे जैसे वो समुद्र में नीचे जाते हैं दबाव बढ़ता जाता है। और जानते हैं कि जब दबाव बढ़ता है तो द्रव में गैस की विलेयता भी बढ़ती जाती है। वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, उससे कम ऑक्सीजन होती है। तो ये गैसें ब्लड में घुलने लगती हैं दबाव बढ़ने से। अब ऑक्सीजन गैस जब द्रव में अधिक घुलेगी तो उसका उपयोग तो मेटाबॉलिज्म में, उपापचयी क्रियाओं में हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन गैस का कोई इस्तेमाल नहीं होने पाता है। और जब अचानक से स्कूबा डाइवर बाहर आता है तो दबाव कम होने लगता है। और जानते हैं जब दबाव कम होता है तो गैस की द्रव में विलेयता कम हो जाती है, गैस बाहर निकलने लगती है। तो अब नाइट्रोजन गैस क्या होती है, रुधिर
धमनियों में, ब्लड कैपिलरीज में बुलबुलों के रूप में जमा हो जाती है। जब बुलबुलों के रूप में जमा हो जाती है तो शरीर में ऐंठन हो जाती है और शरीर टेढ़ा हो जाता है। इस अवस्था को कहते हैं बेंड होना, ठीक है ना। तो इस प्रभाव से बचने के लिए स्कूबा डाइवर्स, गोताखोर क्या करते हैं, अपने श्वसन मिश्रण रेस्पिरेटरी मिक्सचर्स में क्या करते हैं, उस टैंक में क्या करते हैं, हीलियम मिश्रित वायु ले जाते हैं, ऐसी वायु ले जाते हैं जिसको हीलियम से डाइल्यूट कर देते हैं। गोताखोर नाइट्रोजन के विषैले प्रभाव से बचने के लिए क्या करते हैं, श्वसन मिश्रण रेस्पिरेटरी मिक्सचर्स में क्या करते हैं, जो वायु ले जाते उसमें नाइट्रोजन होती है 56.2% और जो ऑक्सीजन होती है वो होती है 32.1% और हीलियम इसमें ले जाएंगे 11.7%। तो स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, अपने श्वसन मिश्रण रेस्पिरेटरी मिक्सचर्स में हीलियम मिश्रित वायु ले जाते हैं, ठीक है ना, ताकि जब वो गहरे समुद्र में जाए दबाव बढ़े, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ जाए, तो अगर वो अचानक से बाहर आएंगे तो जो नाइट्रोजन गैस दबाव कम होने की वजह से बाहर निकलेगी वो रुधिर धमनियों में बुलबुलों के रूप में जमा होने नहीं पाएगी और शरीर टेढ़ा होने से बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला अनुप्रयोग हम देख ले हेनरी के नियम का। ये तो बात हो गई गहरे समुद्र में, डीप सी वाटर में स्कूबा डाइवर्स हेनरी के नियम के आधार पर नाइट्रोजन के टॉक्सिक इफेक्ट से बच जाते हैं। लेकिन अगर जो है ऊंचाई वाले स्थानों पे जाते हैं, जैसे पहाड़ों पर, तो जैसे जैसे ऊंचाई वाले स्थानों पर हम जाते हैं, जैसे माउंटेन क्लाइंबर्स जब ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हवा का दबाव कम होने लगता है, उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तो गैस की द्रव्य विलयता कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊंचाई वाले स्थानों पर, जैसे पहाड़ों पर, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो थकावट का एहसास होगा, टायर्डनेस हो जाएगा, थकावट, ठीक है ना। और अगर मस्तिष्क में, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारे सोचने समझने की, थिंकिंग की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। इस अवस्था को कहते हैं एनॉक्सिया। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है तो इसको कहा जाता है एनॉक्सिया। तो ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने से एनॉक्सिया की अवस्था, एनॉक्सिया की स्टेज आ जाती है। तो ये हेनरी का नियम हम ऊंचाई वाले स्थानों पर भी देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हेनरी के नियम का उपयोग हमारे शरीर में भी होता है, हमारे फेफड़ों में और रुधिर के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, गैसियस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो हेनरी के नियम, हेनरी लॉ पर ही बेस्ड होता है, हेनरी के नियम पर ही आधारित होता है। तो ये कुछ हुआ हेनरी के नियम का एप्लीकेशन। अब हम इसके कुछ लिमिटेशंस बता दें, कमियां बता दें कि हेनरी के नियम की क्या सीमाएं हैं, कहाँ कहाँ पर या किन अवस्थाओं में हेनरी के नियम का हम सीमाएं देख सकते हैं कि हेनरी का नियम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लागू हो सकता है। देखिए क्या होना चाहिए, हेनरी का नियम लागू होने के लिए दाब कम होना चाहिए, प्रेशर शुड बी अ वेरी लो, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, प्रेशर शुड नॉट टू हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर शुड नॉट टू हाई। और दूसरी चीज, ताप कम तो होना चाहिए लेकिन ताप बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर शुड नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी लिमिटेशन हम क्या देख सकते हैं कि जो गैस द्रव में घुल रही है उसकी आणविक अवस्था परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, ना तो उस गैस का विलयन में एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन हो, ना वियोजन हो ना संगुणन होनी, गैस की मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, हेनरी के नियम की लागू होने की क्या शर्त है कि गैस की द्रव में या विलायक में विलयता बहुत कम होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड शुड बी वेरी लो। जैसे देखो, इसको मैं ऐसे समझा दें, जैसे अमोनिया और HCl गैसें क्या होती हैं लिक्विड में, कौन सा लिक्विड अगर हम ले, जैसे वाटर लेते हैं तो वाटर में ये बहुत अधिक घुलती हैं। अगर हम बेंजीन ले लेते हैं
तो बेंजीन में HCl और अमोनिया गैसें ये बहुत कम घुलती हैं, ठीक है ना। तो हेनरी का नियम कहाँ लागू होगा? उस विलायक में लागू होगा जिसमें गैसें अधिक घुल रही है? नहीं, उस विलायक में, उस सॉल्वेंट में लागू होगा कि जिसमें ये गैसें बहुत कम घुलती हैं। तो अमोनिया और HCl अधिक किसमें घुल रही हैं, सॉरी कम किसमें घुल रही हैं? बेंजीन में। तो यहाँ पर हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ लागू होगा। और जल में अमोनिया और HCl की विलयता बहुत अधिक होती है, सॉल्युबिलिटी यहाँ पर बहुत अधिक होती है इन गैसों की। तो इस सॉल्वेंट में, इस विलायक में हेनरी का नियम एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तो हेनरी के नियम को लागू होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शर्त और क्या हो सकती है कि गैस की विलायक में विलयता बहुत कम होनी चाहिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द सॉल्वेंट शुड बी वेरी लो। वीडियो अगर पसंद आया हो इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसके बाद अगले वीडियो में हम हेनरी के नियम पर आधारित कुछ गणनाएं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।